क्या मुनीर ने जेल में बंद इमरान खान की हत्या करा दी है? सोचिए, यह बहुत बड़ा सवाल है। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1, अदियाला जेल के बाहर हलचल तेज हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर, भारी संख्या में जेल पहुंच रहे इमरान समर्थक। अदियाला जेल में इमरान की हत्या का दावा, इमरान को स्लो पॉइजन दिए जाने का दावा किया जा रहा है। टीवी 9 भारतवर्ष इस दावे की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने रावलपिंडी की अदियाला जेल, जहां पर 2023 से इमरान खान कैद हैं, लेकिन 2024 अक्टूबर से उनके परिवार को मिलने की इजाजत नहीं मिली है। बड़ी खबर, इमरान के स्वास्थ्य पर पाक सरकार खामोश है, क्यों? सबसे बड़ा सवाल, इमरान की लोकेशन पर जेल प्रशासन चुप है, क्यों? एक और बड़ा सवाल, इमरान के शव को जेल से हटाने का दावा किया जा रहा है, इस पर भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। मुनीर ने सैन्य अफसरों की बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, यह एक बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान की अदियाला जेल में क्या कुछ बड़ा हुआ? जेल में बंद इमरान खान के साथ कुछ तो जरूर हुआ है, जो उनके परिवार को कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। कोर्ट का ऑर्डर आया था पहले मार्च में, फिर अक्टूबर में, लेकिन मिलने नहीं दिया जा रहा है। अदियाला जेल के बाहर पीटीआई समर्थकों का लगातार हंगामा जारी है। पूरे पाकिस्तान से इमरान समर्थकों का रावलपिंडी कूच भी शुरू हो गया है। रावलपिंडी में खुलेआम नारे लगाए जा रहे हैं, जेल का ताला टूटेगा, इमरान खान छूटेगा। यह एआई जनरेटेड वीडियो बताया जा रहा है, यानी इमरान समर्थक जेल तोड़ देने पर आमादा है। उधर इस्लामाबाद में सरकार और सेना की बड़ी बैठकें हो रही हैं। मुनीर ने इन दावों के सामने आने के बाद इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में फिर से हिंसा का नया दौर शुरू हो सकता है, और हिंसा ना भड़के इसके लिए मुनीर पूरी तैयारी कर लेना चाहते हैं। यानी कुछ तो ऐसा है जिसे सेना पाकिस्तान की जनता से छिपा रही है, लेकिन अगर इमरान की हत्या हो गई है तो क्या मुनीर ये बात अपनी आवाम से छिपा पाएंगे? जेल में इमरान खान की हत्या हो गई, उन्हें स्लो पॉइजन देकर मार दिया गया। मुनीर के इशारे पर आईएसआई ने जेल में इमरान खान को मरवा दिया। यह आग कहां से फैली, यह भी सुनिए। आज दोपहर में पहली बार यह दावा अफगानिस्तान की मीडिया ने किया। सबसे पहले अफगानिस्तान टाइम्स के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज लिखते हुए दावा किया गया कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान रहस्यमय तरीके से मार दिए गए। इसके बाद बिल्कुल यही दावा खुरासान वॉइस ने भी किया। वहां भी सरकारी सूत्रों के हवाले से लिखा गया कि आईएसआई ने मुनीर के निर्देश पर जेल में बंद इमरान खान की हत्या करवा दी है। खुरासान वॉइस ने यह भी दावा किया है कि इमरान के शव को रातों रात जेल से हटा दिया गया। इन दावों में कितनी सच्चाई है हमें नहीं मालूम है, लेकिन अदियाला जेल के बाहर बीते कुछ दिनों से जो कुछ भी हो रहा है वो यही इशारा कर रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इमरान की बहनें जेल में भाई से मिलना चाहती हैं, उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा। इमरान से हफ्ते में मुलाकात का आदेश खुद अदालत से जारी हुआ है, और वो भी हफ्ते में 2 बार। बावजूद इसके 3 हफ्ते हो गए। इमरान जेल के अंदर किस हाल में है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, उनके परिवार वालों को कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है। उल्टे जब परिवार वाले इमरान से मिलने की मांग उठा रहे हैं, पीटीआई समर्थक काफी संख्या में जेल के बाहर मौजूद हैं, तब पुलिस की बर्बरता देखने को मिलती है। लाइटें बुझा दी जाती हैं, गोलियां चलाई जाती हैं, डंडे चलाए जाते हैं। 71 साल की इमरान खान की बहन के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। कल रात के हंगामे के बाद इमरान की बहन अलीमा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वो अभी भी एटीसी रावलपिंडी की कैद में है। इमरान की बहन ने पाकिस्तान पुलिस पर हमले का आरोप भी लगाया है। जेल के बाहर पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। इमरान की बहन ने कहा है कि हमें बुरी तरह से पीटा गया। जेल में बंद इमरान खान की हत्या के दावों को क्यों बल मिल रहा है? इमरान की हत्या पर शक करने की 6 बड़ी वजह आपको जाननी चाहिए। नंबर 1, डॉक्टरों से इमरान को मिलने नहीं दिया जा रहा है, क्यों? इमरान के वकीलों की मुलाकात भी रोक दी गई है, क्यों? इमरान के परिवार वाले भी उनसे जेल में नहीं मिल पा रहे हैं, बावजूद इसके कि इस्लामाबाद कोर्ट ने पहले मार्च 2025 में कहा था बाईवीकली मुलाकात होनी चाहिए, यानी हफ्ते में 2 बार, और फिर अक्टूबर में कहा कि जब कह दिया है तो फिर क्यों मुलाकात नहीं कर पा रहे हो? 22 दिनों से इमरान का कोई अता पता नहीं है। इस बीच जनरल मुनीर ने अचानक आपात बैठक बुला ली।
जो इमरान को लेकर फिक्र बढ़ाने वाले संकेत दे रही है। वहीं इमरान की हालत पर पाकिस्तान सरकार में चुप्पी है। इमरान खान पर 100 से ज्यादा मामले चल रहे हैं। उनको वर्ष 2023 में जेल में भेजा गया था। उस समय पाकिस्तान में जमकर हिंसा हुई थी। इसीलिए पाकिस्तान में यह बात हर एक एक्सपर्ट मानता है कि मुनीर की राह में सबसे बड़ा कांटा इमरान खान ही है। वो जेल में रहकर भी मुनीर को बेचैन करेंगे। 27वें संविधान संशोधन से मुनीर को निश्चित तौर पर बड़ी ताकत मिली, लेकिन वो पाकिस्तान का फुल कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं और ये तब तक संभव नहीं है जब तक इमरान खान जिंदा है। जानकार इसीलिए इन दावों की सच्चाई तलाश रहे हैं और कुछ दिन पहले ये खबर भी आई थी कि इमरान खान को अत्यधिक मात्रा में इंसुलिन दिया जा रहा है ताकि उनका हार्ट फेल हो जाए और उनकी मौत को बीमारी से जोड़कर मामला रफा दफा हो जाए। तो क्या स्लो पॉइजन वाला नया दावा इस थ्योरी से जुड़ा हो सकता है? हम एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि TV9 भारतवर्ष इस दावे की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन देखना जरूरी है कि पाकिस्तान की मीडिया में इस वक्त क्या चल रहा है। नवाज शरीफ का इमरान खान पर बड़ा हमला। इमरान खान पाकिस्तान में अकेले अपराधी नहीं है। नवाज शरीफ ने कहा इमरान को लाने वाले और भी बड़े अपराधी हैं। नवाज शरीफ ने यह भी कहा सभी को समान रूप से जवाबदेह ठहराना चाहिए। नवाज शरीफ ने यह कहा है 2018 से लेकर 2022 तक जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी इन सब लोगों की है। नवाज शरीफ का इस मौके पर बाहर आकर बोलना कहीं ना कहीं इंगित कर रहा है कि इमरान खान को कुछ तो हुआ है। लेकिन आपको यह सुनकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इस मुल्क के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान जेल में बंद है, पार्टी को बैन कर दिया गया है, तो वो मुनीर के लिए कहां से खतरा हो सकते हैं। कहानी कुछ और है। कहानी यह है कि मुनीर के खिलाफ कई जनरल्स तैयार हो चुके हैं। यह कहा जा रहा है कि वो जनरल इमरान खान के साथ है और इसीलिए इमरान खान खतरा है, क्योंकि बाकी दोनों पार्टियां तो इस वक्त मुनीर की जेब में है। यह भी कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से। पाकिस्तान में अगर वाकई जेल में बंद इमरान खान की हत्या कराई गई है तो पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात बन सकते हैं बियॉन्ड डाउट। पीटीआई के समर्थक सड़कों पर उतर सकते हैं। हिंसा का नया अध्याय लिखा जा सकता है। इस्लामाबाद फिर से जलने लग सकता है। यानी आने वाले दिनों में घरेलू मोर्चे पर मुनीर के लिए संकटों का दौर शुरू होने वाला है। ऊपर से बॉर्डर का हाल बेहाल है। अफगानिस्तान किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, क्योंकि तालिबान पाकिस्तान से बड़ी जंग की तैयारी कर चुका है। पाकिस्तान से युद्ध की तैयारी में अफगानिस्तान, पाक बॉर्डर की ओर तालिबानी सेना का मूवमेंट, आर्मर्ड व्हीकल के साथ तालिबानी लड़ाकों का कूच। इस वीडियो में देखिए तालिबान की कई बख्तरबंद गाड़ियां और जवान डूरन लाइन की ओर कूच करते दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन्हें सीधे तालिबान के सर्वोच्च लीडर अखुंदजादा से आदेश मिला। तालिबान पाकिस्तान से बदला लेने के लिए बेचैन। अफगानिस्तान की सेना इस समय हाई अलर्ट पर है। पाकिस्तान बॉर्डर पर भी भारी डिप्लॉयमेंट किया गया है। अफगानी सैनिक भारी हथियारों के साथ नजर आए हैं। पाकिस्तान पर तालिबान इसलिए क्रोधित है क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने अत्याचार की हदें पार कर दी हैं। जल्लाद मुनीर ने इस बार अफगानिस्तान में 9 मासूम बच्चों पर बम गिराकर उन्हें मार डाला। तालिबान छोड़ेगा नहीं। इस हमले को लेकर दोनों देशों में चरम पर तनाव है। दोनों तरफ से जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है। अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि सही वक्त पर पाकिस्तान को कड़ा जवाब मिलेगा। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तालिबान से अब कोई उम्मीद नहीं बची है, सीधी जंग भी हो सकती है। मतलब माहौल दोनों तरफ से गर्म है और किसी भी दिन सरहद पर मुनीर के लिए तालिबान काल बन सकता है। गड़े मुर्दे उखाड़ने का किसी को शौक है तो हम क्या करें। ध्यान से देखिएगा ये स्टोरी, क्योंकि फिक्र की पॉलिटिकल फाइल में पश्चिम बंगाल में बाबरी वाली आग है। बिहार का चुनावी अध्याय समाप्त होने के बाद बंगाल से विस्फोटक अपडेट आने शुरू हो चुके हैं। वन इलेक्शन आफ्टर द अनदर। एसआईआर पर तो पहले से सियासत जारी थी, लेकिन अब इसमें नया चैप्टर बाबरी का जुड़ गया है, जिसके डायरेक्टर हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चहेते विधायक, नाम हुमायूं कबीर। ममता के हुमायूं ने बाबरी वाला ऐसा मजहबी एपिसोड रिलीज किया है, अब ये
क्या करने वाले हैं, पहले इस पर एक नजर डाल लेते हैं। आप खुद समझ जाएंगे कि हुमायूं कबीर का आइडिया बंगाल को किस ओर ले जा रहा है। ध्यान से देखिएगा। टीएमसी के विधायक का प्लान 6 दिसंबर को नई बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का है। उन्होंने डंके की चोट पर इसकी घोषणा की है। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में इसके लिए जगह फिक्स की गई है। विधायक का दावा है कि नींव के लिए उनके पास एक नहीं बल्कि 6 प्लॉट ऑफर किए गए हैं। इन्हीं में किसी एक जगह पर मस्जिद की बुनियाद रखी जाएगी। हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के भरतपुर से विधायक हैं। उनके ऐलान के बाद बाबरी के पोस्टर भी तैयार हो गए हैं। मुर्शिदाबाद में जगह जगह रात के अंधेरे में पोस्टर लगाए गए जो कि दिन में वायरल हो गए। जाहिर है ये तस्वीरें ममता बनर्जी ने भी देखे होंगे। तो क्या हुमायूं कबीर के बाबरी प्लान को ममता बनर्जी की मौन सहमति है? खैर, अभी के घटनाक्रम के बाद यह लग रहा है कि अयोध्या में प्रभु राम की धर्म ध्वजा से शायद बंगाल के कुछ इलाकों में बौखलाहट है। इसीलिए धर्म ध्वजा लहराने की खबरें आते ही ममता के विधायक बाबरी का मजहबी चैप्टर खोलकर बैठ गए। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो बाबरी का शिलान्यास करके मांगेंगे। उन्होंने इसका पूरा ब्लूप्रिंट मीडिया के सामने रखा है। 21 नवंबर को उन्होंने कहा था कि बेलडांगा में मस्जिद के शिलान्यास के लिए बाहर से इमाम बुलाए जाएंगे। फिर देखते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक किधर जाता है। आज उन्होंने कहा कि निर्माण स्तर पर विशाल मंच तैयार होगा जिस पर 400 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। यह भी पूछा कि मंदिर बनने पर कोई सवाल नहीं उठता तो मस्जिद से क्या परेशानी है। पहले आपको उनका जो बयान है वो सुनवाते हैं, फिर इसके पीछे की राजनीति डिकोड करेंगे। हाँ, वो तो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं यहाँ का बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी, इसीलिए उनका भित्ति स्थापन होगी। किसको बुला रहे हैं आप उसमें? वो मुस्लिम लीडर लोग सब आएगी। मुस्लिम जो जाने वाने वाला है, जो कुरान हदीस, बड़ा नाम बाद में आपको ऐलान कर देगी। अब्बास सिद्दीकी को आप बोल रहे थे? अब्बास सिद्दीकी तो जाएगी। वो तो लीडर नहीं, कोई राजनीति लीडर नहीं है। वो लोग तो फुरफुरा शरीफ को अच्छा आदमी है। मैं क्यों करने, जवाब तो मेरा पास है नहीं। मैं करूँगा बोल दिया कि विवादी मन कौन कुछ बोला, कोई सारा देश में क्या चर्चा हो रहा है वो तो होने दीजिए। वो मंदिर बनेगा तो कोई चर्चा नहीं आएगी। कोई पुरी से जगन्नाथ मंदिर दीघा आ जाएगी तो कोई चर्चा नहीं होगी। पार्टी ऑफिस में काली पूजा होगी तो कोई चर्चा में नहीं आएगी। मेरा मस्जिद बनाने का हक है। मैं मस्जिद बनाएगी तो आपका चर्चा करने का क्या जरूरत है? सर, मस्जिद को लेकर कोई विवाद नहीं है, लेकिन बाबरी मस्जिद इस नाम पे ही विवाद। अरे बाबरी मस्जिद तो मैं रखूंगी। इनसे सवाल यह है कि चुनाव से ठीक पहले ये चर्चा क्यों होगी? इससे पहले ये चर्चा क्यों नहीं होगी? सोचिए जरा। और जिस वोट बैंक को ये टारगेट कर रहे हैं वो बहुत समझदार हो चुका है। सारे ट्रेंड इंक्लूडिंग बिहार का ये बता रहा है। सियासत में टाइमिंग बहुत मायने रखती है, क्योंकि बाबरी कलेश वाली इस टाइमिंग में कई संकेत हैं। मंगलवार को ही अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराई गई और रात को ही मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद वाले पोस्टर लगा दिए गए। 6 दिसंबर को अयोध्या का विवादित ढांचा गिराए जाने की बरसी है। उससे सिर्फ 11 दिन पहले बंगाल में टीएमसी विधायक ने बाबरी के नारे लगाने शुरू कर दिए। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है। उससे पहले बाबरी मस्जिद के नाम पर माहौल बनाने की तैयारी है या बिगाड़ने की? बंगाल में बाबरी वाले कैलकुलेशन पर देश भर में कैसे राजनीतिक फायरिंग हो रही है, ये देखिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बाबर की औलादों को इस देश में रहने का कोई हक नहीं है, जबकि ओवैसी की पार्टी का कहना है कि मंदिर और मस्जिद कहीं भी बनाए जा सकते हैं। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी ममता बनर्जी की शय पर हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस नेता का कहना है कि बेवजह आग लगाने का काम हो रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी कहा है कि अब भारत में बाबरी बनाने वाला बाबर पैदा नहीं होगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस ने अपने विधायक के बाबरी वाले ऐलान से उचित दूरी बना ली।
सेफ डिस्टेंस। हुमायूं कबीर जैसे लोग जिनके पीछे ममता बनर्जी का पूरा सपोर्ट है, ऐसे लोग हिंदुओं को डराने के लिए, धमकाने के लिए कोशिश कर रही है। देखिए, वो पार्टी का कोई उससे कोई संपर्क अभी नहीं है। उसकी जो स्पीचेस है, भाषण है, वो पार्टी से कुछ लेन देन नहीं है। नहीं, उसका अपने वक्तव्य है, लेकिन पार्टी इसको सहमत नहीं है। पार्टी से कोई संपर्क नहीं है उसका। अगर जो अपने को बाबर का औलाद कहेगा, औरंगजेब का औलाद कहेगा, उसे भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। दीदी उड़ीसा से जगन्नाथ देव का मंदिर उठा के ला रहे हैं, तो दीदी की पार्टी के दूसरे भाई उसी के नाम पे या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब तो साफ है, चुनाव, वोट और ध्रुवीकरण। दोबारा कोई पावर पैदा ही नहीं होगा जो भारत की भूमि पर फिर से कोई बाबरी मस्जिद बना ले। माँ भारती के संतान जग चुका है और अब बाबर का कोई भी औलाद बाबरी मंदिर भारत में नहीं बनाएगा। बाबरी मस्जिद तो कहीं भी बनती है, मस्जिद कहीं भी बनती है, मंदिर कहीं भी बने, तो मंदिर मस्जिद का निर्माण तो मैं समझ रहा हूँ कि मानवता का निर्माण है, इसमें दिक्कत की बात नहीं है। सोचिए जरा, राजनीति में हर चाल के पीछे नफा नुकसान वाली थ्योरी होती है। आंकड़ों से लगता है कि बंगाल में बाबरी प्लान की आड़ में भी कोई बड़ा गेम है। 2011 की जनगणना के मुताबिक बंगाल की कुल 9 करोड़ की आबादी में लगभग 2.5 करोड़ मुस्लिम हैं, यानी 27% से थोड़ा ज्यादा, जो राज्य की 294 विधानसभा सीटों में करीब 120 सीटों पर जीत और हार में निर्णायक माने जाते हैं। अगर पिछले 2 विधानसभा चुनाव में वोटिंग का ट्रेंड देखें तो मुस्लिम मतदाता की पसंद टीएमसी बनी हुई। 2016 में 51% मुस्लिम वोटर्स का समर्थन ममता बनर्जी को मिला। 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 75% हो गया, जबकि इन दोनों चुनावों में हिंदू वोटर्स के समर्थन में भी कमी देखी गई है। हुमायूं कबीर जिस मुशीरदाबाद के भरतपुर से विधायक हैं, वो भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। मुशीरदाबाद में हिंदू आबादी करीब 33%, जबकि मुस्लिम 66% से ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है। जाहिर है हुमायूं कबीर के बाबरी प्लान का असर सिर्फ उनके इलाके तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये संदेश पूरे बंगाल के वोटरों में जाएगा। नोट करने वाली बात यह है कि ममता का मंदिर प्रोजेक्ट भी जोर शोर से चल रहा है। इसी साल अप्रैल में उन्होंने पूर्वी मेदिनीपुर के दीघा में जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन किया। ओडिशा के पुरी में बने 12वीं सदी के मंदिर की तर्ज पर जगन्नाथ धाम बनाया गया। यही नहीं, उन्होंने नॉर्थ बंगाल में भगवान महाकाल का मंदिर बनवाने का फैसला भी किया। कैबिनेट ने 2 दिन पहले इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। यानी ममता बनर्जी के एक साथ हिंदुओं और मुस्लिमों का दिल जीतने की कोशिश चल रही है। मुस्लिम तो पहले से उनके साथ है, जबकि हिंदुओं को बीजेपी का कोर वोटर माना जा रहा है। इसीलिए अब उनकी नजर इस वोट बैंक पर टिकी हुई है। लेकिन उनके विधायक का यह बयान कहीं रिवर्स कंसोलिडेशन ना करते। अगली खबर पर आते हैं, बात संविधान दिवस की, जिस पर आज भी खूब राजनीति हुई है। ऑफ कोर्स होगी ही। संसद के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस मनाया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान को 9 नई भाषाओं में जारी किया। मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, ओडिया और असमिया में संविधान जारी किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और दोनों सदनों के सांसद शामिल। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि संविधान मानवीय गरिमा, समानता और स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व देता है, हमें अधिकारों से सशक्त करता ही है, साथ ही नागरिक के रूप में हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है, जिन्हें हमें निभाने का प्रयास करना चाहिए। वैसे संविधान दिवस पर भी राजनीति होने में देर नहीं लगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संविधान को जलाने और मनुस्मृति की बात करने वाले बीजेपी के लोग आज संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। असल में यह सिर्फ दिखावा है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि संविधान का सम्मान शब्दों में नहीं, आचरण में दिखता है। हम भारत के लोग भारत को एक
जो संविधान बना है वो सबके लिए बना है, लेकिन मोदी जी उसको चंद लोगों के घेरे में, चंद लोगों के फायदे के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो जो सबके लिए है वो छोड़कर चंद लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं। सेकुलर समाज को रास्ता दिखाता है, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उनको कैसे बचाया जा सके। लेकिन इधर हम लोग देखते हैं कि सुबह उठ के ही इधर भारतीय जनता पार्टी ने संविधान दिवस मनाया। संविधान दिवस मनाने वाले भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा ठेस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान को पहुंचाया है। आज देश दुनिया में जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, गति से बढ़ रहा है, ये हमारे पवित्र संविधान का ही कमाल है। कॉन्स्टिट्यूशन डे का मतलब है कि साल के एक एक दिन हम न सिर्फ इस आईन को याद करें बल्कि इस आईन को जिंदा रखें। और इस प्रेम्बल में कहा क्या गया कि हर मजहब को बराबरी का दर्जा होगा। लेकिन आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां बदकिस्मती से कहना पड़ता है आज तालीम को भी मजहब का रंग दिया जाता है। संविधान दिवस पर ममता बनर्जी ने नया सियासी धमाका किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसदों को संसद के अंदर जय हिंद और वंदे मातरम कहने से कथित तौर पर रोका जा रहा है। संविधान दिवस के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद उन्होंने आरोप लगाया। ममता ने पूछा कि क्या पश्चिम बंगाल की पहचान को कमजोर करने के लिए ऐसा किया जाता है। क्यों नहीं बोलेगा? हमारा पब्लिक का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें जय हिंद वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, तो क्यों नहीं बोलेंगे? हम जय बांग्ला बांग्ला में बोलते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, ये हमारा आजादी का स्लोगन है, नेशनल सॉन्ग है। और जय हिंद नेताजी का नारा है, जो नारा लेके हम लोगों ने लड़ा है, अभी भी हमारे देश का नारा है। इसको जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ध्यान से देखिएगा। कई लोगों को इस बात का कंफ्यूजन रहता है कि जब 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया तो 26 नवंबर को संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है। बड़ा नेचुरल सा सवाल है। देखिए, भारत का संविधान तैयार करने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरा बनकर तैयार हुआ। उसी दिन संविधान सभा ने औपचारिक तौर पर इसे अपनाया और बाद में 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार 2015 में संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष में संविधान दिवस की शुरुआत हुई और तब से आज के दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे पहले 1979 से 2015 तक 26 नवंबर राष्ट्रीय कानून दिवस के तौर पर भी सेलिब्रेट किया जाता था, जिसे अब संविधान दिवस का नाम दिया गया है। अब आते हैं राजनीति के ही एक और विवाद पर जो पटना में छिड़ा है। ध्यान से देखिएगा। 10 सर्कुलर रोड, यह पता पिछले 24 घंटे से ट्रेंड कर रहा है। क्यों कर रहा है हम आपको बताते हैं। पटना में यह हाई प्रोफाइल सरकारी आवास का नंबर है जो राबड़ी देवी को मिला था, लेकिन अब उनका एड्रेस बदलने वाला है। भवन निर्माण विभाग ने उन्हें बंगला छोड़ने का नोटिस जारी किया है। हालांकि उनकी पार्टी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का दावा है कि बंगला किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। 10 सर्कुलर रोड में पिछले 20 साल से लालू यादव, राबड़ी देवी रह रहे हैं। नीतीश सरकार ने ही राबड़ी देवी के नाम पर यह बंगला आवंटित किया था। विधान परिषद में वो विपक्ष के नेता हैं और इसी हैसियत से उन्हें 10 सर्कुलर रोड का आवास मिला था। लेकिन अब सरकार ने नया फैसला लिया है। आदेश में कहा गया है कि विधान परिषद में विपक्ष के नेता के लिए नया बंगला फिक्स कर दिया है। ये 39 हार्डिंग रोड स्थित बंगला होगा। जिस बंगले में अभी लालू राबड़ी परिवार रह रहा, वो उन्हें पहले पूर्व मुख्यमंत्री के नाते आवंटित हुआ था। बंगले वाला यह विवाद बिहार में बढ़ता जा रहा है, जिसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैक स्टोरी देखनी होगी। देखिए, 2005 में सीएम की कुर्सी संभालने के बाद नीतीश कुमार ने फैसला किया था कि राज्य के सभी पूर्व सीएम को पटना में सरकारी आवास, सुरक्षा और दूसरी सुविधाएं दी जाएंगी। इस व्यवस्था पर तब सवाल उठे जब 2017 में तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम पद से हटे थे।
उस वक्त सरकार ने उनसे बंगला खाली करने के लिए कहा। डिप्टी सीएम होने के नाते उस वक्त तेजस्वी 5 देश रत्न मार्ग वाले बंगले में रहते थे, जो उनके हटने के बाद नए डिप्टी सीएम को आवंटित किया गया था। इसके खिलाफ तेजस्वी हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट को पता चला कि सरकार ने बंगला आवंटन के नियम बदल दिए हैं और बदलाव के तहत पूर्व सीएम को सरकारी आवास समेत ढेर सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। अदालत ने तब पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला, गाड़ी, सुरक्षा और स्टाफ देने जैसी सारी सुविधाएं वापस लेने का आदेश जारी किया। साथ ही तेजस्वी की याचिका भी ठुकरा दी, यानी उन्हें डिप्टी सीएम होने के नाते मिला बंगला खाली करने को कहा गया। तेजस्वी के चलते हुए हाईकोर्ट के उसी फैसले की वजह से अब राबड़ी देवी बंगला खाली करने को मजबूर होंगे। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पिछले 20 वर्षों से इसी 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास में रहते आए हैं अपने पूरे परिवार के साथ। लेकिन अब यह पता बदल गया है। अब इनका नया पता है 39 हार्डिंग रोड। जो ईयरमार्क शब्द है, इसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं लालू जी को, राबड़ी जी को उस जगह से वैकेट करने के लिए, हटाने के लिए। ये अपमान है, अपमानित किया जा रहा है जानबूझ करके, राजनीति विद्वेष के कारण। जो कुछ करना होगा किया जाएगा, लेकिन डेरा नहीं खाली किया जाएगा। डेरा खाली नहीं, जो करना हो करे। राबड़ी देवी जी का जो बंगला है, उसके लिए एक बढ़िया बंगला जो विपक्ष के नेता को दिया जाता है, वो बंगला उनको दिया गया है। खाली थोड़ी करा रहे हैं, सिर्फ एयरमार्क बंगला जो है उसमें रहने को कहा है। नीतीश कुमार जी तो बदले की कार्रवाई में यकीन ही नहीं रखते। जहाँ तक मुझे याद है कि बिहार विधानसभा के अंदर एक कानून आई थी, उस कानून के तहत जो पारित किया गया था कि जो भी सीएम 5 वर्ष तक होंगे उनको आजीवन एक आवास आवंटित की जाएगी। कि यदि वो प्रक्रिया पहले से चालू है तो उस प्रक्रिया के बावजूद होते हुए भी इस तरह की जो भवन खाली कराने की प्रक्रिया अपनाई गई है, तो सरकार को उस पर देखना चाहिए। और इस सब के बीच में एक ऐसी खबर जो कि आपको झकझोर देगी, और वो भी एक ऐसे स्टेट से जिसको स्पोर्टिंग हब कहा जाता है इस देश का। हम आपको बास्केटबॉल कोर्ट से आई एक हैरान करने वाली खबर बताते हैं। दुखद तो है लेकिन हैरान ज्यादा कर रही है। यह खबर हरियाणा के रोहतक से आई है, जहां 16 साल के एक बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि सिस्टम ने लापरवाही दिखाई। यह सिर्फ एक खिलाड़ी की मौत नहीं है, एक सपने की मौत है। यह विजुअल आपको विचलित कर सकते हैं। वो सपना जिस पर लापरवाही का खंबा गिर गया और फिर हार्दिक कभी नहीं उठा। हार्दिक को आप नहीं जानते होंगे, उससे आपका परिचय सिर्फ आज हो रहा है, और शायद ये भी एक ही दिन के लिए, क्योंकि आज वो खबरों में है। 10वीं में पढ़ने वाला नेशनल लेवल बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी मेडल जीतने की तैयारी कर रहा था। उसका परिवार और गांव उसे खेलता देखकर सोचते थे कि जैसे वो खुद खेल रहे हैं। उसकी मेडल वाली संभावनाओं को सबने अपनी युवा अवस्था के धूल खाए सपनों से जोड़ लिया था। इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए वो बास्केटबॉल कोर्ट में खूब पसीना बहा रहा था। हार्दिक की प्रैक्टिस दूर से चमकती थी, लेकिन वो जिस बास्केटबॉल कोर्ट में अभ्यास कर रहा था वहां पोल जंग लगा हुआ था। वही पोल हार्दिक की मौत की वजह बन गया। रोज की तरह हार्दिक बास्केटबॉल कोर्ट पहुंचा। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि प्रैक्टिस से पहले खुद को वार्म अप करने के लिए वो बास्केटबॉल के पोल पर लटकता है। ये एक प्रैक्टिस है। बास्केटबॉल के खिलाड़ी आमतौर पर ऐसा करते हैं, आपने कई एनबीए मैचेस में देखा होगा। जैसे ही हार्दिक ने पोल से लटकने की कोशिश की, जंग लगा हुआ पोल, इतना भारी भरकम पोल अचानक टूट गया। 750 किलो का बास्केटबॉल पोर्ट सीधे इस बच्चे के सीने में गिर गया, सीने पर गिर गया। सोचिए, पूरे सिस्टम की लापरवाही का बोझ और खामियाजा उठाना पड़ा 16 साल के हार्दिक को, क्योंकि स्टेडियम की मरम्मत को लेकर कम से कम 10 बार शिकायत की गई। ग्रामीणों का कहना है कि वो मुख्यमंत्री से भी मिले थे, लेकिन स्टेडियम की मेंटेनेंस जीरो। बताया जा रहा है कि सांसद निधि से 4 साल पहले 11 लाख रुपए भी मेंटेनेंस के लिए दिए गए थे। 11 लाख। आरोप है कि फंड का इस्तेमाल नहीं हुआ। विभाग ने मेंटेनेंस को इग्नोर किया
बजट बार बार रोका गया, जिसकी जवाबदेही जीरो रही, जिसके बाद यह कहा जा सकता है कि हकीकत में खिलाड़ी पोल के नीचे दबकर नहीं बल्कि लापरवाही से भारी हुए जर्जर सिस्टम के नीचे दबकर उसकी मौत हो गई। मुझे इंडिया प्लेयर बनाना था, इंडिया के लिए, इंडिया का नाम रोशन करे, तो सपना भी यही था। इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार है। नहीं, इसकी देख रेख नहीं की। तो मुख्यमंत्री से कहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी इन चीज़ों का ध्यान दें, आगे आगे खिलाड़ी आगे चले, इसके कोई ऑनर खिलाड़ी ना खोएं, इससे माता पिता आगे ऐसा दुख ना हो। लापरवाही ऐसे है कि 2023 में ग्रांट आई थी इनके, उसकी रिपेयर की, तो इनकी रिप्रेजेंटेशन भी भेजा, ये कोच भी हैं उसके, तो उन्होंने कहते रहे कि अभी कराएंगे, लेकिन इसकी डेथ होनी चाहिए और कुछ नहीं, ऐसे कि भाई इसको ठीक करा दो, ये काफ़ी पुराने हो गए हैं और ये हादसा हो सकता है, लेकिन कोई वो नहीं किया। वैसे कल भी सुबह प्रैक्टिस पे आए हुए थे बच्चे, सब प्रैक्टिस कर रहे थे अपना, तो ये ग्राउंड की हालत थोड़ी ही जैसी भी है, ये हादसा हो गया जिसके कारण हमारे अच्छे खिलाड़ी की कल दुखद घटना के कारण मौत हो गई। ग्राउंड ही काफ़ी पुराने हो चुके हैं, इनकी जर्जर हालत के कारण ये हादसा शायद हो चुका है, हम तो यही सोच सकते हैं सर। ये बच्चे बास्केटबॉल, पता चला बास्केटबॉल के ग्राउंड में थे और उसे पोल की हालत ख़राब थी, बच्चे पोल पे चढ़े हुए थे, जो मुझे पता चला, जो वहाँ के लोगों ने, वहाँ प्लेयरों ने बताया मेरे को। वैसे ये जो पोल लगे हुए हैं काफ़ी पुराने समय के लगे हुए हैं, इनको रिप्लेस करने का समय तो हो ही चुका काफ़ी टाइम। हाँ, गलती तो हमारी है ही। आपके सामने एक चीज बताना मुझे बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बीएनएस की नई धारा है। पहले धारा 304 थी, अब हो गई है बीएनएस। आईपीसी की धारा 304 से अब हो गई है बीएनएस की धारा 105। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर किसके ऊपर लगाई जाएगी? अज्ञात शख्स के ऊपर। सोचिए, क्या यह केस नहीं बनता है? इससे पहले एक ऐसी घटना हरियाणा के बहादुरगढ़ से भी सामने आई थी, जहां बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे खिलाड़ी अमन पर पोल गिर गया, जिससे उसकी भी मौत हो गई। अमन भी 10वीं कक्षा का छात्र था और कई टूर्नामेंट में पदक जीत कर लाया था। वैसे बास्केटबॉल कोर्ट के पोल के लिए दुनिया भर में स्टैंडर्ड है। इसके लिए 7 गेज का मोटा स्टील इस्तेमाल किया जाता है। 6 बाई 6 इंच का स्क्वायर पोल लगाया जाता है, जिसकी 5 फीट गहरी कंक्रीट वाली नींव होना जरूरी है। लेकिन हमारे यहां अक्सर 12-13 गेज का पतला लोहा ऊपर से फिट कर दिया जाता है, जो 90 किलो के खिलाड़ी का झटका भी नहीं सह पाता। और अगर जंग लगी हो, मेंटेनेंस ना हो, तो यह पोल खेल खेल में जान ले लेता है, जैसा हार्दिक के मामले में हुआ। खिलाड़ी की मौत के बाद अब पुलिस ने बीएनएस की धारा 194 के तहत कार्रवाई की है, यानी अब संदिग्ध या अप्राकृतिक मौत के कारणों की जांच की जाएगी। लेकिन देखा जाए तो यह एक तरह से हत्या है, इसीलिए मैंने धारा 104 का जिक्र किया है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इसके पीछे एक सिस्टम था, और सिस्टम में कोई एक इंसान तो जरूर होगा। सोचिए, कोई एक इंसान तो होगा, उस तक कौन पहुंचेगा? खैर, जो भी इंसान है, जो भी सिस्टम है, उसका कोई चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। आपके लिए, हम सब के लिए एक सबक है। हार्दिक के साथ जो हुआ वो एक दुख का विषय है। यह दुख तब और बढ़ जाता है जब ऐसे हर हादसे के बाद एक्शन की बात होती है, लेकिन हकीकत यह है कि सिस्टम किसी नए हादसे का इंतजार कर रहा होता है। रोहतक में आज एक बास्केटबॉल खिलाड़ी की प्रैक्टिस करते वक्त मौत हो गई। देखिए, मेरी अभी ये विषय जानकारी में नहीं, आपने बताया है, एक बार उसकी पूरी जानकारी लेकर के। से ज़्यादा दुखद घटना नहीं हो सकती जब हमारे देश की बास्केटबॉल टीम में चयनित हमारा एक नौजवान, उसको अपनी जान गंवानी पड़ी हो, क्योंकि 11 साल से बीजेपी की हरियाणा सरकार ने सारे खेल स्टेडियम के अपना बजट बंद करने का कार्य किया। जो सारे स्टेडियम हमारे कांग्रेस की सरकार के टाइम बने थे, खुद कुछ आपने बजट दिया नहीं 11 साल से सरकार के बाद। और जब ये मेरे पास बात आई तो 3 साल पहले मैंने एमपी कोटा भी इसमें जारी किया, लेकिन 3 साल से फाइलों में घुमा दिया। हम उसकी इंक्वायरी भी कराएंगे और उस परिवार के प्रति और बच्चे के प्रति मैं संवेदना प्रकट करता हूँ। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखेंगे
कि पूरे प्रदेश में सभी स्टेडियम में इस प्रकार के जो इक्विपमेंट्स हैं जो स्पोर्ट्स से जुड़े हैं उन सब का निरीक्षण किया जाए। जो पैसा जाता है, चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे खेल की बात हो, कोई पैसा लग नहीं रहा है। आप एक बार ईमानदारी से पूरे प्रदेश में डी प्लान के पैसों की जांच करा दो, सड़कों की जांच करा दो और खेल का जो पंचायत डिपार्टमेंट के पास है आप उनकी जांच करा दो। सच का सच और दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने आ जाएगा। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमारे होनहार खिलाड़ियों का इस तरीके से आकस्मिक जाना, बाकी चीज़ें तो जांच का विषय है। इससे शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हो सकती कि खिलाड़ियों की स्थिति यह है कि स्वीकृत जो पैसा था उसको सिर्फ अफसरों की लापरवाही की वजह से वो नहीं लगा और उसकी हालत ये होगी। और अब एक अपडेट सुप्रीम कोर्ट से। प्रदूषण पर आज चीफ जस्टिस ने जो कहा वो सबको सुनना और समझना चाहिए। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है यह सर्वोच्च अदालत की टिप्पणियों में साफ साफ दिखता है। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण ने बाहर टहलना भी मुश्किल कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 55 मिनट टहलने के बाद उन्हें काफी असुविधा का अनुभव हुआ। सीजेआई ने कहा कि एक्सरसाइज के तौर पर मैं सिर्फ टहलता हूं, लेकिन अब वो भी मुश्किल है। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने उनकी चिंता का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने टहलना ही बंद कर दिया है। सीजेआई सूर्यकांत ने यह टिप्पणी तब की जब सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने खराब स्वास्थ्य के कारण एसआईआर पर सुनवाई से छूट मांगी। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्या उनकी सेहत पर दिल्ली के मौसम का असर हुआ है। इस पर राकेश द्विवेदी ने सहमति जताई। मुख्य न्यायाधीश ने सुझाव दिया है कि शाम की सैर आसान हो सकती है, तो सिब्बल ने कहा कि शाम को भी AQI 300 से 350 रहता है। सऊदी अरब से आई एक चौंकाने वाली खबर बताते हैं। आपको पता है कि इस्लाम में सऊदी अरब का दर्जा काफी पवित्र माना जाता है। दुनिया भर के मुस्लिमों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल मक्का इसी सऊदी अरब में है, इसीलिए वहां इस्लामिक नियमों का बहुत सख्ती से पालन किया जाता है। लेकिन कुछ नियमों को ताक पर रखकर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक ऐसा फैसला किया है जिससे हर कोई हैरान है। मोहम्मद बिन सलमान के आदेश पर सऊदी अरब में शराब की नई दुकानें खोलने की तैयारी है। सऊदी अरब में शराब के ठेके खुलने जा रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि सऊदी अरब के रियाद में पहले से ही शर्तों के साथ एक शराब की दुकान खुली हुई है, लेकिन अब इसका विस्तार होगा। शुरुआत में वहां शराब की 2 नई दुकानें खोलने की तैयारी है। इनमें से एक दुकान ऑयल कंपनी अरामको के गैर मुस्लिम कर्मचारियों के लिए होगी और दूसरी जिद्दा में विदेशी राजनयिकों के लिए खोली जाएगी। इन दोनों दुकानों से गैर मुस्लिमों को शराब खरीदने की इजाजत होगी। वर्ष 2024 में रियाद में पहली शराब की दुकान खुली थी। उस दुकान से गैर मुस्लिम राजनयिकों को शराब खरीदने की अनुमति है। साथ ही गैर मुस्लिम कारोबारी और पर्यटक भी रियाद की इन दुकानों से शराब खरीद पाएंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सामने ऐसी क्या मुश्किल आई कि उन्होंने मुस्लिमों के पवित्र देश में ठेके खोलने की इजाजत दे दी। दरअसल वर्ष 2034 में सऊदी अरब फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन करने वाला है, जिसके लिए रेड सी ग्लोबल प्रोजेक्ट के तहत कई लग्जरी होटल और रिसोर्ट विकसित किए। लेकिन इन तमाम होटलों और रिसोर्ट में शराब की बिक्री की इजाजत नहीं है। अब फुटबॉल का वर्ल्ड कप देखने पूरी दुनिया से लोग वहां पहुंचेंगे। उनमें कई लोग शराब के भी शौकीन होंगे। ऐसे में कुछ रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि वहां की सरकार जल्द ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर शराब की बिक्री की अनुमति दे सकती है। कई विश्लेषकों का कहना है कि यह फैसला क्राउन प्रिंस बिन सलमान के विजन 2030 का हिस्सा है। वैसे आपको बता दें कि विजन 2030 के तहत क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले कुछ वर्षों में सऊदी अरब में कई सामाजिक सुधार किए हैं, जिनमें सबसे अहम है महिलाओं को ड्राइविंग की अनुमति देना, पुरुषों और महिलाओं के सार्वजनिक जगहों में एक साथ बैठने के नियमों में ढील देना, सिनेमा हॉल और संगीत कार्यक्रमों की अनुमति देना, रेगिस्तान में नाइट इवेंट्स का आयोजन करवाना। इन सुधारों का उद्देश्य सीधे तौर पर पर्यटन को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करना और अर्थव्यवस्था में तेल पर निर्भरता को कम करना। अब आपको इटली लेकर चलते हैं, जहां की पीएम जॉर्जिया मेलोनी एक महिला हैं और उन्हें अपने देश में महिलाओं की सुरक्षा की काफी चिंता है। इसी वजह से उन्होंने एक नया कानून बनाया है जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। आपको ये मामला डिटेल में बताते हैं। इटली की
संसद में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है। कल एक ऐसा कानून पास हुआ है जिसके मुताबिक महिला हत्या पर अब सीधे उम्र कैद की सजा दी जाएगी, यानी फेमिसाइड को अब एक अलग अपराध माना है। सुनने में थोड़ा अजीब सा लग सकता है। लोग ये भी सोच सकते हैं कि महिलाओं की ही हत्या पर उम्र कैद की सजा क्यों? इटली में महिला पुरुष वाला ये भेदभाव क्यों है? तो हमें इस फैसले पर सवाल उठाने से पहले इसकी तह तक जाना होगा। असल में इटली में बीते कुछ वर्षों में कई महिलाओं की हत्या सिर्फ उनके महिला होने की वजह से की गई। पिछले साल 116 महिलाएं मारी गई, जिनमें से 106 मामले में वजह उनका जेंडर था। 2022 में 22 साल की जूलिया की बेरहमी से हुई हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया था। जूलिया की हत्या उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने सिर्फ महिला होने के नाते की थी। इस कत्ल ने पूरे इटली को सोचने पर मजबूर कर दिया। तभी से फेमिसाइड पर कानून बनाने की मांग तेज हो गई। हालांकि अब इस फैसले की आलोचना भी होने लगी है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि कानून का दायरा बहुत व्यापक है और अदालत में साबित करना मुश्किल होगा कि हत्या की वजह वास्तव में जेंडर थी। जानकारों का यह भी मानना है कि इटली को सिर्फ कानून नहीं बल्कि जेंडर इक्वालिटी पर समाज में जागरूकता अभियान चलाने और निवेश की भी जरूरत है। तभी शायद इतने बड़े मसले का कोई समाधान हो सकता। यूक्रेन युद्ध में भले ही शांति समझौते पर सहमति के दावे किए जा रहे हो, लेकिन रूस के आक्रामक रवैये से निपटने के लिए जर्मनी फुल स्पीड में तैयारी कर रहा है। हमने थोड़ा अपना खबरों का डायरेक्शन चेंज किया है। यूरोप से मिले जिन लेपर्ड टैंकों की बदौलत यूक्रेन ने रूस की सेना को लंबे वक्त तक बैकफुट पर रखने की कोशिश की। उन्हीं लेपर्ड टैंक का नया वर्जन जर्मनी ने लॉन्च कर दिया। इस टैंक को यूरोप का कवच कहा जा रहा है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं वो जर्मनी से सबसे नए और सबसे आधुनिक और सबसे घातक लेपर्ड 2A8 टैंक की है। इस टैंक को जर्मनी और फ्रांस की रक्षा कंपनियों ने मिलकर बनाया। ये किसी पुराने मॉडल का अपग्रेड नहीं बल्कि पूरी तरह नए डिजाइन पर आधारित है। इस टैंक में 120 मिलीमीटर की स्मूथ बोर गन है और 7.62 मिलीमीटर की 2 मशीन गन है। इस टैंक के लॉन्च से पहले ही जर्मनी को कई देशों से इसके ऑर्डर मिल चुके हैं। यूरोप के तमाम देश जर्मनी के सबसे आधुनिक लेपर्ड टैंक पर भरोसा जता रहे हैं। इसीलिए अब इस टैंक की काफी मांग बढ़ गई है। पहली बड़ी खबर जो हमारे सामने आ रही है, भारत को औपचारिक तौर पर कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिल गई है। 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद में खेले जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने आज पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया है। कहा है कि पाकिस्तान अल्पसंख्यकों के साथ बुरा बर्ताव करता है। दूसरों को लेक्चर देने का पाकिस्तान के पास नैतिक आधार नहीं है। विदेश मंत्रालय ने ये प्रतिक्रिया राम मंदिर पर ध्वजारोहण के बाद पाकिस्तान की ओर से की गई राजनीति के जवाब में दी है। भारत ने कहा है कि वो बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के प्रत्यर्पण के अनुरोध पर गौर कर रहा है। शेख हसीना को पिछले हफ्ते ढाका के एक ट्राइब्यूनल ने मानवता के विरुद्ध अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई थी। सीएम सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के सीएम पद की लड़ाई में अब राहुल गांधी की एंट्री हो गई है। उन्होंने शिव कुमार को मैसेज भेजकर उनसे इंतजार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बीएलओ की मौत के मामले में चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। कोर्ट ने जवाब देने की डेडलाइन 1 दिसंबर तय की है। ममता सरकार का दावा है कि अकेले पश्चिम बंगाल में 23 बीएलओ अपनी जान गंवा चुके हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी की अर्जी पर सीबीआई से 6 दिसंबर तक जवाब मांगा है। राबड़ी देवी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के जज विशाल गोगने की जगह आईआरसीटीसी केस किसी दूसरे जज के पास भेजने की मांग की है। उन्होंने मौजूदा जज पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए ने आतंकी डॉक्टर उमर के मददगार शोएब को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक धमाके से पहले शोएब भी डॉक्टर उमर को छिपने की जगह और दूसरी सुविधाएं दे रहा था। दिल्ली के बड़े कारोबारी और कमला पसंद पान मसाला के मालिक कमल किशोर की बहू दीप्ति चौरसिया ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने सुसाइड नोट में किसी का नाम नहीं लिखा है बल्कि भावनात्मक स्थिति से जुड़ी बातें लिखी हैं। 252 करोड़ के ड्रग केस में आज मुंबई की एंटी नारकोटिक सेल ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी का बयान दर्ज किया है। इसी मामले में कल श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर से भी सवाल पूछे गए थे।